नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी एंड लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने वायुमंडल और वायुमंडलीय दाब डिस्कस किया था और ये जाना था कि भाई जो पवनें हैं वो उच्च वायुमंडलीय दाब से निम्न वायुमंडलीय दाब की ओर बहती हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वर्षा और वनों के बारे में, बट उससे पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं, जैसे कि कंडेंसेशन या संघनन। दोस्तों ये क्या होता है? ये होता है जब जल में गैसीय अवस्था, जल की जो गैसीय अवस्था है जिसको हम जल वाष्प बोल देते हैं, उसका तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या बोला जाता है? संघनन या फिर कंडेंसेशन। अब आप जानते हैं जब सूरज की किरणें पड़ती है पानी पे तो उसको वो जल वाष्प में परिवर्तित होकर वो हवा में आ जाती है, और जब वो ठंडी होती है या तो वो ओस के रूप में रात को पौधों पे गिरती है या फिर वर्षा के रूप में धरती पर। ठीक है, तो ये दो कारकों के पर डिपेंड होता है संघनन। किस किस पे? एक तो तापमान में कमी आने पर, क्योंकि आप जानते हैं अगर तापमान हम बढ़ाएंगे तो हवा गर्म होगी, यानी पानी जो है गर्म होगा और वो जलवाष्प में हवा में आकर के मिल जाएगा जलवाष्प की फॉर्म में। और दूसरा वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर, यानी ह्यूमिडिटी पर। अगर हवा में जलवाष्प होगा ही नहीं तो ठंडी होने पे हवा कोई अफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ठंडी होने पे जो जलवाष्प है वो ही जल बनता है। ठीक है, उसी के कारण वर्षा होती है। ठीक है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो तापमान में कमी, क्योंकि तापमान में कमी नहीं आएगी तो जलवाष्प ही बना रहेगा, और दूसरा अगर उसमें जलवाष्प ही नहीं होगा तो फिर वो ठंडी होने के बाद भी उस पर वर्षा नहीं होगी, यानी वो जल में परिवर्तित नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, ड्यू पॉइंट यानी कि ओसांक। ओसांक क्या है दोस्तों? ड्यू आप जानते हैं कि जो ओस पड़ती है रात में, है ना, ज्यादातर रात में ठंडा हो जाता है मौसम तो उसके कारण क्या पड़ती है? ओस पड़ती है। और ओस किस वजह से पड़ेगी? जितना भी जल वाष्प होगा हवा में प्रेजेंट, उसके कारण ही क्या पड़ेगी? ओस पड़ेगी। क्लियर? तो वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था को, यानी जो जलवाष्प है उस अवस्था को छोड़कर किस में परिवर्तित हो जाए? तरल या फिर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो उसी का क्या बोलते हैं हम? उसका ओसांक यानी ड्यू पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ओसांक पर वायु सतर्क हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता कितनी हो जाती है? 100%। ठीक है दोस्तों, एंड ओस पढ़ने के लिए जो ओसांक का हिमांक यानी जो टेम्परेचर है ड्यू पॉइंट का कितना होना चाहिए? 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जलवाष्प यानी जल ही है, यानी वाटर ही है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है? 100% डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, एंड इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर होगा तो ये जल की फॉर्म में ना पड़ के ये किसकी फॉर्म में पड़ेगा? ये बर्फ की फॉर्म में पड़ेगा, जिसको आप पाला ही बोल देते हैं, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यानी जल अगर इसका हिमांक 0 डिग्री से कम होगा तो वो बर्फ पड़ने लगेगी, लेकिन अगर 0 से 10 या 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा तो वो किसके फॉर्म में होगा? या तो वर्षा होगी या फिर ओस पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट, वर्षा। जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं उसी को ही वर्षा कहते हैं, है ना। अभी हमने देखा कंडेंसेशन के थ्रू ही होता है, यानी ये संघनन के थ्रू ही होता है पूरी क्रिया। क्लियर? तो वायु क्या होती है? वायु के ठंडा होने पर अलग अलग विधियों के अनुसार 3 प्रकार की वर्षाएं होती है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं भाई वायु में जो प्रेजेंट जल वाष्प है उसी के कारण ही क्या होती है? वर्षा होती है। आपने बचपन में भी सुना होगा कि जो बादल है वो समुद्र से पानी उठाते हैं, यानी वो गर्म होकर के वो जल वाष्प को वहां से उठाते हैं, एंड देन यहाँ पे जब धरती पे आ जाते हैं, ठीक है, स्थल पे आकर के जब वो ठंडी होती है तो वो वर्षा करते हुए जाते हैं, है ना। मानसून में यही तो देखा जाता है हमने। तो इस कारण हमारे 3 तरह की वर्षाएं होती हैं। पहली सहवानीय वर्षा यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये क्या है दोस्तों? जब जलवाष्प का संघनन होने लगता है, यानी कि जब कंडेंसेशन होने लगता है किसका? जलवाष्प का, तो उससे क्या बनते हैं? कपासी मेघ बनते हैं। आपने देखे भी होंगे कि पानी भरे हुए मेघ बनते हैं जिनको कपासी मेघ बोला जाता है, एंड देन वे क्या करते हैं? वे घनघोर वर्षा करते हैं, क्योंकि वो ठंडे हो जाते हैं। क्लियर? इससे घनघोर वर्षा होती है। तो पहली क्या है? कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरी है दोस्तों ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये बेसिकली पर्वतों पे या पहाड़ों पे या पठारों पे, यानी जो ऊंचा स्थान है वहां पे होने वाली वर्षा है। बेसिकली क्या होता है? जब जलवाष्प लेकर के हवाएं आती हैं
और वे ऊपर चढ़ाई करने लगती है। यानी कि जैसे स्थल क्या होता है, नॉर्मल स्थल प्लेन कितना होता है, 500 मीटर से नीचे नीचे होगा, उसके ऊपर थोड़ा पठार होता है, सपाट मैदान, उसके ऊपर क्या होते हैं, पर्वत होते हैं। ठीक है, ये हमने स्थलाकृति में पढ़े थे तीनों। अब जैसे हवाएं ऐसे आई तो जब यहाँ पे आएंगी तो फिर क्या होगा, ये ऊपर चढ़ने लगेंगी। अब आप जानते हैं जितना भी हम ऊपर जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है ना। तो जब वो ठंडा होगा तो हवाएं भी ठंडी होने लगेंगी। अब हवाएं ठंडी होने लगेगी तो उनमें जलवाष्प है वो भी ठंडा होने लगेगा, और जलवाष्प जब ठंडा होता है तो संघनन क्रिया के थ्रू वो जल में या फिर बर्फ में चेंज होने लगता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वो क्या कर देते हैं, वो फिर बारिश करने लगते हैं। ठीक है, पठार पे और पर्वतीय, तो इसी को ही जो पठार और पर्वतीय पे जो वर्षा होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्लियर, यानी पर्वतकृत वर्षा। इसमें क्या है, जलवाष्प से लदी हुई वायु किसी भी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है, एंड ऊपर चढ़ते ही वायु क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने से वह संतृप्त हो जाती है, और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है, जिससे वहां पर वर्षा होती है। क्लियर। नेक्स्ट, तीसरे टाइप की वर्षा है दोस्तों चक्रवाती वर्षा। इसको अभी हम चक्रवातों को भी पढ़ेंगे कि चक्रवात होता क्या है और ये बनता किस तरह से है। ठीक है, तो चक्रवाती वर्षा क्या है, या फ्रंटल रेनफॉल भी कहते हैं इसको। ठीक है, चक्रवातों द्वारा वर्षा जो लाई जाती है उसी को ही चक्रवाती वर्षा या बतागरी वर्षा कहा जाता है। चक्रवात दोस्तों आपने देखे होंगे कि जो टोर्नेडो या हरिकेन नाम से होते हैं, कि जब हवा गोल गोल घूमने लगती है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, ये तब होता है जब उच्च दाब वाली हवा और कम दाब वाली हवा एक साथ आकर के मिलते हैं, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है हवाएं, आप जानते हैं। और जहाँ पे ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का मिलन होता है वहीं पर ही क्या, वो एक गोल गोल घूमने लगते हैं और वो चक्रवात का रूप ले लेते हैं अगर ज़्यादा ही तेजी आ जाए उनमें। ठीक है, तो इसी वजह से जब वो चक्रवात का रूप लेते हैं तो वो ठंडी होने लगती है गैस, मतलब हवा उसमें ठंडी होने लगती है, और उसमें अगर जलवाष्प प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा, वो बारिश करता हुआ जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, चक्रवाती वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, चक्रवात देख लेते हैं, चक्रवात होता क्या है। अब आप जानते हैं पवनें कैसे बहती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी उच्च दाब से निम्न दाब वाले स्थानों पर बहती है, और जहां पे ये मिलती हैं तो ऐसे गोल गोल घूमने लगती हैं। ठीक है, तो इसके दो कारण होते हैं दोस्तों, या तो उसके बीच में निम्न दाब रहेगा और बाहर उसके उच्च दाब हो जाएगा, यानी अंदर क्या है लो प्रेशर और बाहर क्या हाई प्रेशर जनरेट होगा, उसी को क्या कहेंगे, चक्रवात। और अगर बीच में यानी केंद्र में हाई प्रेशर है, केंद्र में उच्च दाब है और बाहर निम्न दाब है, तो वो उल्टी दिशा में घूमने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रति चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, और इनके क्या क्या डिफरेंस है ये अभी हम देखेंगे, पहले चक्रवात को समझ लेते हैं। तो केंद्र में कम दाब है किसके, चक्रवात के, और बाहर की ओर क्या है, दाब बढ़ा हुआ है, बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर बाहर उच्च मतलब हाई प्रेशर बन जाता है। ठीक है, अब आप जानते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती हैं क्या, हवाएं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से बाहर से भीतर की ओर चलती हैं क्या, हवाएं। ठीक है, इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलेंगी क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी, और इसी को ही क्या बोला जाता है, चक्रवात कहा जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे टोर्नेडो ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाहर क्या है, ये हाई प्रेशर है, और ठीक है बीच में क्या है, लो प्रेशर है, और ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी केंद्र की ओर ये ऐसे ऐसे घूमने लगती हैं। क्लियर। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है दोस्तों। ठीक है, और साउथ में यानी दक्षिण में क्या होती है, घड़ी की सुइयों के अकॉर्डिंग होती है। अब आपने देखा होगा कि भाई हमारे जो एयर करंट और ओशियन करंट है वो कैसे चलते हैं, कोरियोलिस प्रभाव के कारण, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण। भाई हमने देखा था कि जो क्लॉकवाइज चलते हैं वो नॉर्थ में चलते हैं। ठीक है, नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलते हैं, एंड एंटी क्लॉकवाइज साउथ में चलते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं। कौन कौन से, एयर करंट्स है ना, एयर करंट्स एंड ओशियन करंट्स है ना, हमने पढ़ चुके हैं ये महासागरीय जलधाराएं और ये हवाएं है ना, पवनें किस तरह से हमारी चलती हैं, जो हमारी प्रचलित पवन चलते हैं, जो वेस्टर्लीज चलती हैं, ट्रेड विंड्स चलती हैं है ना, और पोलर विंड्स चलती हैं, पोलर ईस्टर्लीज भी बोला जाता है उन्हें। ठीक है, ये सब कैसे चलते हैं, नॉर्थ में क्लॉकवाइज चलते हैं और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्योंकि कोरियोलिस प्रभाव के कारण, आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये चक्रवात है ये उल्टा है, ये नॉर्थ में कैसे चलेगा, ये नॉर्थ में कैसे चलेगा, ये नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा,
और साउथ में ये क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ चक्रवात ही। ठीक है, टोर्नेडो या फिर चक्रवात। ठीक है, चक्रवात नॉर्थ में कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ में कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये उल्टा चलता है इन दोनों के फ्लो से। क्लियर हुई इतनी बात। और दक्षिणी गोलार्ध में कहते हैं घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है चक्रवात के, टोर्नेडो, हरिकेन, टाइफून आपने सुने होंगे। ठीक है ना, ये ज्यादातर अमेरिका वाली साइड में आते हैं। क्लियर। आपने हुदहुद का नाम सुना होगा जिसने केरल को हिट किया था इंडिया में, है ना, तो वो भी एक चक्रवात की तरह ही है। अब दोस्तों प्रति चक्रवात मैं आपको बता चुका हूं, इसमें क्या हुआ, इसमें मिडल यानी बीच में उच्च दाब होगा, हाई प्रेशर होगा, और बाहर इसके क्या होगा, निम्न दाब होगा। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, बीच में क्या है, हाई प्रेशर डेवलप होगा, और साइड साइड में क्या होगा, साइड साइड में क्या होगा, बाहर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। अगेन जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे हवा कैसी चलती है, बाहर की ओर को चलती हैं, है ना। तो केंद्र से बाहर की ओर को हवाएं इसमें चलती हैं प्रति चक्रवात में। ठीक है, जब केंद्र में दाब अधिक होता है और केंद्र से हवा बाहर की ओर चलती है, क्योंकि बाहर दाब कैसा रहता है, निम्न होता है, इसी को वाताक फ्रंटल या फिर प्रति चक्रवात कहते हैं। क्लियर। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुसार होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत, यानी ये भी एयर करंट और ओशियन करंट के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, सिर्फ चक्रवात ही उल्टा चलता है, वरना एयर करंट, ओशियन करंट और प्रति चक्रवात क्या होता है, नॉर्थ में क्लॉकवाइज चलेगा और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। सिर्फ चक्रवात ही ऐसा है जो नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज चलता है और साउथ में क्लॉकवाइज चलता है। क्लियर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है, और इसी वजह से वर्षा कराती है। ठीक है, क्योंकि चक्रवात में बीच में होता है लो प्रेशर और बाहर रहता है हाई प्रेशर, तो बाहर से अंदर की तरफ हवा जाती है, और ठंडी होने के बावजूद वो अगर उसमें जलवाष्प प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो वर्षा कराती है, यानी चक्रवात में हमें वर्षा देखने को मिलती है। और उसका विपरीत जो प्रति चक्रवात है उसमें मौसम साफ रहता है। ठीक है, या तो अगर उसमें जलवाष्प है तो वो वर्षा कराएगी, वरना वो धूल भरी आंधी या फिर वो काले मेघों वाली आंधी चलती है चक्रवात में। लेकिन प्रति चक्रवात में क्या होता है, मौसम साफ देखने को हमें मिलता है। ठीक है, क्लियर। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं जहां पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी अंदर से बाहर की ओर हवा आ रही है, तो यानी वो फैल रही है, इसलिए मौसम साफ रहता है। और अगर वहीं टोर्नेडो यानी चक्रवात की बात करूं, उसमें बीच में क्या है, लो प्रेशर है यानी निम्न दाब है, और बाहर क्या है, बाहर हाई प्रेशर है, तो वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है हवाएं, तो यानी वो बाहर से अंदर की ओर जा रही है, यानी वो इकट्ठा हो रही है एक जगह, तो इकट्ठा हो रही है, तो इसकी वजह से वो काफी मतलब मौसम खराब कर देता है, और साथ ही साथ ठंडा हो, अगर उसमें जल वाष्प प्रेजेंट है तो क्या होगा, वाटर वेपर प्रेजेंट है अगर, तो वो बारिश भी देखने को हमें मिल सकती है चक्रवात के दौरान। क्लियर दोस्तों। अब जो हमने इनके नाम पढ़े हैं चक्रवातों के, यानी टोर्नेडो, हरिकेन, इनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों टोर्नेडो कहाँ आते हैं, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के हिस्सों में आते हैं। ठीक है, कौन से हिस्से में, मिसिसिपी इलाकों में। ठीक है, मिसिसिपी रीजन है अमेरिका का। क्लियर। तूफान को टोर्नेडो कहा जाता है जो वहां पे आता है, यानी जो चक्रवात आता है उसको टोर्नेडो बोलते हैं इन जगहों में, और ये जल स्थल दोनों में उत्पन्न होता है ना। एंड इसे स्थलीय हवाओं का वेग कितना रहता है, सबसे तेज रहता है, यानी 325 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी जो हवाएं वो चलती हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो तबाही लाता है वो टोर्नेडो ही लाता है, जो सबसे तेज चलती हैं जिसमें हवा। क्लियर। दूसरा हमने हरिकेन पढ़ा था दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर में आता है। ठीक है, जिसकी एस शेप है, यानी इसके इधर किधर क्या था, नॉर्थ अमेरिका इधर था, साउथ अमेरिका इधर था, इधर यूरोप था और इधर अफ्रीका था। ठीक है, तो यहाँ पे उठने वाली हवाओं को क्या बोला जाता है, हरिकेन। इसकी दोस्तों जो स्पीड है वो कितनी है, 121 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से चलती हैं। ठीक है, ये भी स्थल और जल दोनों में आता है। नेक्स्ट टाइफून। टाइफून दोस्तों प्रशांत महासागर में उठने वाले और चीन सागर में चलने वाले चक्रवात को टाइफून कहते हैं, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे ज्यादा तेज कौन चलता है, यानी सबसे ज्यादा हवाओं का वेग किसका है, वो टोर्नेडो का है। ठीक है, क्लियर दोस्तों।
नेक्स्ट, अब दोस्तों वन यानी फॉरेस्ट, आप जानते हैं भाई जहाँ भी कहीं वनस्पति बहुत ज़्यादा भरमार में मात्रा में, यानी जहाँ पे पेड़ पौधे एक ही जगह पे बहुत सारे दूर तक फैले होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम जंगल बोल देते हैं, है ना, या फिर वन बोल देते हैं। किसी भी जगह पर पेड़ पौधे से घिरा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, वन या फिर जंगल बोल देते हैं। क्लियर। अब वनों के दोस्तों 5 प्रकार होते हैं और इंडिया में भी पांचों प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों सदाबहार जैसा कि इसका नाम है, यानी वे हमेशा सालों साल हरे भरे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। तो उन इलाकों में कौन से वन होते हैं, सदाबहार वन, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, यानी ये सालों साल तक कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, अब ये दोस्तों ये सबसे ज्यादा मात्रा में इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, इंडिया में इसकी भरमार है, सबसे ज्यादा यही वन आपको देखने को मिलते हैं इंडिया में। अब ये कौन से वन है, मतलब इनकी जो वृक्ष हैं इन वनों में वो एक साथ ही अपनी पत्तियां गिराते हैं, यानी पतझड़ के टाइम पे वो एक साथ पत्तियां गिराते हैं तो वो सूख जाते हैं पतझड़ के टाइम पे। क्लियर। एंड देन अगेन जब वर्षा और स्प्रिंग सीजन आता है तो उसमें ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मिलते हैं हमें इंडिया में देखने को। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन इन झाड़ियां, यानी कॉनिफेरस फॉरेस्ट या कैनोनिकल बुशेस, थॉर्नी बुशेस। ये दोस्तों हमें ज्यादातर रेगिस्तान यानी मरुस्थल में देखने को मिलते हैं, डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बारिश बिल्कुल लो ही होती है, यानी नामात्री होती है बारिश, सूखा पड़ा रहता है, वहाँ पे हमें यही वाले वन देखने को मिलते हैं। जैसे कैक्टस हो गया, इनकी दोस्तों पत्तियां चौड़ी होती हैं और आगे से यानी किनारों पे से नुकीली होती हैं थोड़ी इस तरह से। ठीक है ना, जैसे बबूल हो गया, कैक्टस हो गया, ठीक है, कीकर हो गया, ये सारे जो पेड़ हैं वो इसी की एग्जाम्पल है ना, क्योंकि इनको ये अपने जो गुंबद होता है इनमें वो पानी स्टोर कर सकते हैं काफी टाइम तक, और बहुत कम पानी में भी ये रह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, पर्वतीय वन यानी माउंटेन फॉरेस्ट, ये भी बेसिकली दोस्तों ये इन दोनों वनों का कॉम्बिनेशन है, यानी एवरग्रीन और डेसिडियस का कॉम्बिनेशन है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है ये हमें पहाड़ों पे देखने को मिलते हैं। जैसे टैगा या टुंड्रा नाम की आपने प्रजाति वन सुने होंगे, है ना, ये हमें ऊंचाई वाले इलाकों पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों पे थोड़ा तापमान डिफरेंट होता है, दिन में बेहद वहाँ पे चाहे गर्मी हो बट रात में मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, इसी वजह से वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह की प्रजातियां उगती है। जैसे आपने पाइन ट्रीज देखे होंगे, है ना, वो ज्यादातर माउंटेन फॉरेस्ट पे ही आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या है, मैंग्रोव वन क्या करते हैं, ये दोस्तों खारे पानी में भी उग जाते हैं। जो जितने भी वन है इनको पानी चाहिए, लेकिन ये खारे पानी यानी ये आपको नदी के मुहाने पे, ठीक है, जहाँ पे नदी डेल्टा बनाती है वहाँ पे या किनारों तटों पे देखने को काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, इनके बारे में अभी हम और जानते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरग्रीन से, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ ये उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है, वहाँ पे ये मिलते हैं। अब ये पेड़ निश्चित अवधि तक अपनी पत्तियां नहीं गिराते, यानी कुछ जो पेड़ होंगे इनमें वो गर्मियों में पत्तियां गिरा देते हैं, कुछ पेड़ होंगे वो सर्दियों में गिरा देते हैं, कुछ पेड़ होंगे जो गर्मियों में भरे भरे रहते हैं, कुछ सर्दियों में हरे भरे रहते हैं, कुछ पतझड़ में भी हरे भरे रहते हैं। तो यानी ये सालों साल जो पूरा अगर वन को देखे जाए तो ये हरे भरे रहते हैं एकदम। ठीक है, इसलिए जंगल सालों साल हरे भरे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इनको सदाबहार बोला जाता है, क्योंकि ये हमेशा ये हरे भरे रहते हैं पूरे सालों साल। क्लियर। इसके उदाहरण है दोस्तों चंदन, आबनूस, महागोनी, शीशम, रबड़ और सिनकोना, ये किसकी हैं प्रजातियां, सदाबहार वन में हमें देखने को मिलते हैं इनके वृक्ष। अब ये मिलते कहाँ पे हैं इंडिया में दोस्तों, पश्चिमी तट और घाट का इलाका जो है, अगर आप मैप में देखें तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है। क्लियर। तो पश्चिमी ये तट आ गया, ठीक है, ये तट हो गया पश्चिमी और ये घाट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक देखने को ये ज्यादातर मिलते हैं हमें, और थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं असम वाली साइड पे। ठीक है, और कहाँ देखने को मिलते हैं, लक्षद्वीप समूह पे देखने को मिलते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड पे मिलते हैं, असम वाली साइड मिलते हैं और तमिलनाडु के तटों पे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा हमें देखने को मिलती है इंडिया में।
ठीक है। तो ये वाला एरिया हो गया, लक्षद्वीप वाला एरिया हो गया, अंडमान निकोबार वाला एरिया हो गया, थोड़ा बहुत तमिलनाडु का पूर्वी तट हो गया और साथ में असम हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कौन से सदाबहार वन। असम से नीचे जो मेघालय, वहाँ पे मौसिनराम जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत देखने को हमें ये मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट, डेसिडियस फ्लोरेस्ट यानी पर्णपाती, जो कि पतझड़ के टाइम पे अपनी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं। ठीक है, ये भारत में सबसे विस्तृत और सबसे ज्यादा फैले हुए जंगल हैं। ठीक है, और इन्हें मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जब मानसून आता है तब ये हरे भरे रहते हैं और बाकी टाइम ये अपने पत्तियां गिराते हैं तो सूखे सूखे थोड़े हल्के हो जाते हैं। क्लियर। ये भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां 200 से या 70 के बीच में रेनफॉल हो, यानी वार्षिक वर्षा होती है, वहां पे हमें ये देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के वन गर्मियों में अपने 6 से 8 महीनों के अंदर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्लियर। इनके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? सागौन, आपने देखा होगा बहुत अच्छा फर्नीचर जो बनता है वो सागौन की लकड़ी से बनता है, तो सागौन इन्हीं का उदाहरण है। बांस, ठीक है, साल, शीशम, चंदन, चंदन इसमें भी है, शीशम इसमें भी है, हालांकि ये हरे एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी देखने को मिलते हैं वृक्ष। ठीक है, खैर, अर्जुन, ठीक है, शहतूत, साल, पीपल और नीम, ये सब किसके पार्ट है? डेसिडियस फॉरेस्ट के। ठीक है, पर्णपाती वन। अब ये मिलते कहाँ कहाँ हैं दोस्तों? हिमालय की तलहटी के साथ भारत के पूर्वी हिस्से में, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर पूर्वी राज्य। तलहटी का मतलब है, अगर आप मैप में देखें, आप जानते हैं यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाले क्या है? सबसे ऊपर वाले हिमालय को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे ऊपर वाले को हिमाद्री बोलते हैं, है ना। दूसरे वाले को हिमाचल बोलते हैं, ठीक है, या मिडल हिमालय, ठीक है, और सबसे नीचे वाले को शिवालिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये वाले वन कहाँ देखने को मिलते हैं? शिवालिक्स के पार्ट में, यानी ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला पार्ट, उत्तर प्रदेश, कुछ कुछ बिहार वाला पार्ट भी। ठीक है, इधर झारखंड, वेस्ट बंगाल, कुछ कुछ ओडिशा वाला पार्ट, छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, मध्य प्रदेश। और जहाँ जहाँ पे ये आपको येलोपन दिख रहा है, ये सारी जगह पे क्या मिलते हैं हमें? ये सारे यही फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, यही जंगल देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि ये सबसे ज्यादा मिलते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट और पूर्वी ढलान पर भी हमें देखने को ये मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों शंकुधारी वन या फिर झाड़ियां। ये वहां पे मिलते हैं जहां पे 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले, जहां पे जिस भाग में 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये वर्षा बेसमय, अनियमित और असंगत होती है, यानी कि हमेशा जैसे मानसून आता है वो जून जुलाई में हिट कर जाता है, ठीक है, सॉरी जुलाई अगस्त में हिट कर जाता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वर्षा अभी हो जाए, ठीक है, या हो ही ना, ठीक है, यानी कोई भी समय निश्चित नहीं है कि इसमें वर्षा होगी भी या नहीं होगी, तो सालों साल यहाँ पे वर्षा भी नहीं होती। तो वहाँ पे कौन से मिलते हैं हमें? उष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन। तो ये बेसिकली किस पार्ट में मिलेगा हमें? आप जानते हैं कि भाई थार डेजर्ट कहाँ पे इंडिया में? भाई राजस्थान, तो राजस्थान गुजरात वाले पार्ट में ये हमें देखने को मिलते हैं। कौन से? शंकुधारी वन। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे बबूल हो गया, ताड़ हो गया, कैक्टस हो गया, खैर, कीकर, यानी इनकी जो पत्तियां हैं वो ऐसे नुकीली होती है ताकि इनको कम पानी में ज्यादा टाइम तक रह सके, ठीक है। और ये मिलते कहाँ कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का, ठीक है, हरियाणा का भी, जहाँ पे शुष्क क्षेत्र यानी जहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, वहां पे वाले क्षेत्रों पे हमें देखने को ये मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन। ये वन दोस्तों हिमालय के दक्षिणी ढलानों और पर्वत भारत में ऊंचाई वाले स्थानों पे पाए जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। तो ज्यादातर हमें माउंटेन कहाँ देखने को मिलते हैं? भाई जितना एरिया उत्तर भारत का एरिया, ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, इधर से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, मेघालय हो गया। और नीचे कहाँ पे है? यहाँ पे है कुछ, हालांकि विंध्यास और सतपुड़ा यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट में यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे ये हमारा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हमारे उत्तर दक्षिण भारत का, अन्नामलाई, अनायमुडी है सबसे ऊंचा शिखर दक्षिण भारत का, ठीक है। तो अन्नामलाई देखने को मिलता है, ठीक है। उसके ऊपर जाएं तो नीलगिरी की पहाड़ियां देखने को मिलती है। इसके नीचे आए तो हमें क्या मिलते हैं? इलायची, कार्डेमम हिल्स मिलते हैं केरला में। तो ये वाले जो वन है हमें यहाँ पे देखने को
मिलते हैं, पर्वतीय वन, ठीक है, जहां जहां ऊंचा स्थान है, ठीक है। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़े हुए वन हैं, ठीक है। वनस्पति प्रकार सूर्य की रोशनी, तापमान और वर्षा द्वारा नियंत्रित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट वे में पड़ती हैं ये चीजें, ठीक है। दक्षिणी पर्वतीय वन, ये दक्षिण में कहाँ कहाँ है, नीलगिरी की पढ़ी हमने, अन्नामलाई पढ़ी और इलायची की पहाड़ियां पढ़ी, जो कि केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है जिनका, ठीक है, ठीक है। ये समशीतोष्ण वन भी कहते हैं इनको, क्योंकि इनमें जो समृद्ध स्थानिक जैव विविधता है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, और इन्हें शोला वन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनकी अधिक ऊंचाई, जहाँ पे हमें ज्यादा ऊंचाई देखने को मिलती है वहां पे क्या क्या मिलते हैं हमें, काई और लाइकन नाम से भी जो टुंड्रा प्रकार के वन है वो भी हमें इसी माउंटेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। टुंड्रा और टैगा भी होती है दोस्तों, जिसमें बर्फ और शंकुधारी पेड़ ही होते हैं वो भी लगभग, ठीक है। तो ये वाली प्रजातियां भी हमें माउंटेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंने आपको बताया था कि ये खारे पानी में भी उग जाते हैं ये वन, ये वाले जो जंगल में जो इनमें वृक्ष हैं, ठीक है। तो ये वन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पे डेल्टा बनाते हैं। अब डेल्टा क्या होता है दोस्तों, जब भी मान लीजिए कोई भी नदी समुद्र में जाकर के मिलती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको नदी का मुहाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नदी का मुहाना या माउथ ऑफ द रिवर बोलते हैं, जहाँ पे रिवर समुद्र से जाकर के मिलती है, ठीक है। अब जब यहाँ पे जाकर के मिलती है तो दोस्तों ये सीधी डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलती, ये थोड़ी थोड़ी है ना ऐसे बढ़ जाती है चीजों में, ठीक है। तो बीच में एक ट्रायंगुलर तरह का हमें स्थल देखने को मिलता है। तो इन्हीं ट्रायंगुलर चीजों को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। जब भी कोई भी नदी समुद्र में मिलती है वहां पे या तो वो डेल्टा बनाएगी या फिर एस्चुरी बनाएगी, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो ये ज्यादातर हमें डेल्टा वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, और ये खारे पानी में भी उग जाते हैं, क्लियर। तो यही ऐसे फॉरेस्ट हैं जो खारे पानी में भी उग जाते हैं, इसलिए हमें समुद्र के तटों पे भी देखने को मिलता है, जैसे कि अंडमान निकोबार वाला तट हो गया, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर द्वारा बनाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो वहां देखने को मिलते हैं हमें। और भारत का भी जो सबसे बड़ा जंगल है वो सुंदरबन ही है, जहाँ पे सुंदरी नामक वृक्षों की प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। ये काफी ठोस लकड़ी होती है और इसको काफी जगह यूज करते हैं हम इंडिया में, ठीक है। तो इन्हें ज्वारीय वन और झील के वनों के रूप में भी जाना जाता है, क्लियर। ज्वारीय वन क्या, अब मैं आपको ज्वार भाटा बता रखा है, क्योंकि पानी जो आता है समुद्र का खिंचाव के कारण सूर्य और चंद्रमा के, वहां पे भी उगते हैं ये, ठीक है, क्योंकि पानी में उग रहे हैं। और साथ में झीलों के वनों में, क्योंकि ये झील में भी उग जाते हैं, क्लियर, चाहे वो खारे पानी की झील हो चाहे वो मीठे पानी की झील हो, क्लियर। तो ये वहाँ पे उग जाते हैं, यानी कि ये वहाँ भी उग जाते हैं चिल्का लेक के आसपास, क्योंकि वो खारे पानी की झील है भारत में, है ना, ओडिशा में बढ़ती है, ठीक है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को कहाँ मिलता है हमें, सुंदरवन, जो किस किस नदी द्वारा बनाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। कहाँ पे, हमारे वेस्ट बंगाल साइड और किस साइड, बांग्लादेश वाली साइड, है ना। और ये जो मैंग्रोव वन है किसके लिए, सुंदरी पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा जंगल ही वो क्या है, सुंदरवन ही है। नेक्स्ट, सुंदरवन को विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है। तो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा किसके द्वारा बनाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा, किस नाम से, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, जो बे बंगाल के साइड है, क्लियर दोस्तों। अब हम कुछ और फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इनसे भी बन जाता है दोस्तों। एक तो ये सुंदरवन ही था इंपोर्टेंट, दूसरा है अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन वर्षा वन। दोस्तों ये आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। आप जानते हैं अमेजन रिवर जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, कहाँ पे पड़ती है, साउथ अमेरिका में, है ना। हमने जब कॉन्टिनेंट पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था। तो ये जो अमेजन के रेन फॉरेस्ट हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, साउथ अमेरिका में, ब्राजील वाली साइड में, ब्राजील, उसके बराबर में वेनेजुएला, कोलंबिया, ठीक है, उस साइड पे हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो अमेजन नदी के पास जो अमेजन वर्षा वन है, यही विश्व के सबसे बड़े जंगल है ना। जैसे हमने डेजर्ट पढ़ा था, वो विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सहारा, जो अफ्रीका में मिलता है। और विश्व का सबसे बड़ा जंगल यानी वनो कौन सा है, अमेजन वर्षा वन,
जो कि हमें दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। क्लियर? ये विश्व का सबसे बड़ा जंगल है। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ा जंगल कौन है? सुंदरबन, हमने वही पढ़ा। और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट का वन कौन सा है? सुंदरबन ही है वो भी। लेकिन अगर जंगल की बात करें तो सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? अमेज़न वर्षा वन। ठीक है, यह जंगल ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन करता है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमें ऑक्सीजन किससे मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। अब पेड़ पौधे सबसे ज्यादा जहां होंगे तो वहीं से ही क्या मिलेगी? हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। और सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहाँ पे है? अमेज़न में ही है, अमेज़न वर्षा वनों में ही है। तो इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यही उत्पाद करता है और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? धरती का फेफड़ा बोला जाता है, अमेज़न वर्षा वनों को ही। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों गिर वर्षा वन, ये हमें इंडिया में देखने को मिलता है गुजरात वाली साइड। आपको पता होगा गिर गुजरात में है, जहाँ पे जो किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयंस, शिंगों के लिए फेमस है ना। तो गिर रेन फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलता है हमें? गुजरात में, जो कि किस में स्थित है? गुजरात के जूनागढ़ वाले एरिया में स्थित है। इन वनों में दोस्तों शेर पाए जाते हैं और ये बब्बर शेरों के लिए भी विख्यात है। ठीक है, कौन सा? गिर रेन फॉरेस्ट। क्लियर दोस्तों? और तीसरा हमने सुंदरवन पढ़ा, जो कि सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है और भारत का सबसे बड़ा जंगल है। क्लियर? चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टिल दैट, थैंक यू।